हेलो, दिस इज़ संगमिता हियर। आपके सामने प्रस्तुत हैं जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस जिन्हें मैं आपके लिए लेके आया हूं ताकि आप ये देख सकें कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके प्रिपरेशन का लेवल कितना अच्छा है और आप अपने आप को टेस्ट कर पाएँ। ठीक है, आपके सामने 20 क्वेश्चन मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ जनरल साइंस के। अगर इसमें से आप 15 क्वेश्चन भी कर लेते हैं सही सही, तो इसका मतलब है आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है और ऐसे ही प्रिपरेशन आप जारी रखें। ओके, क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ध्वनि तरंगे हैं लंबवत, तिर्यक, आंशिक लंबवत, आंशिक तिर्यक, कभी कभी लंबवत, कभी कभी तिर्यक। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन सही है, आपको चूज़ करना है। पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और उस पर 1 to 20 नंबर्स लिखिए और क्वेश्चंस जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप सेल्फ से अटेस्ट करिए, फिर बाद में आप चेक करिए आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। ओके, मैं इसका आंसर बता दूँ। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ लंबवत। ऑप्शन नंबर सेकंड है, पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति, ये पूछ रहा है पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कहाँ से कहाँ तक वैरी करती है। ऑप्शन ए है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 0.5 हर्ट्ज से 5 हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज या फिर 20,000 हर्ट्ज से 40,000 हर्ट्ज। तो पराश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति क्या होती है? पराश्रव्य ध्वनियों की जो आवृत्ति होती है वो ज़्यादा होती है किससे? 20,000 हर्ट्ज से। ओके, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल। ठीक है, सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सरल लोलक का फॉर्मूला क्या होता है आवर्तकाल का? टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/जी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो आवर्तकाल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे कर रहा है? अंडर रूट L के। अब इसने कहा लंबाई जो है वो 4% बढ़ा दी जा रही है। ठीक है, तो जो 4% बढ़ा रहे हो आप, लंबाई आप कितना परसेंट बढ़ा रहे हो? 4% बढ़ा रहे हो, यानी अंडर रूट 4, ये कितना हो जाएगा? 2, यानी कितने से बढ़ जाएगा हमारा आवर्तकाल? 2% से बढ़ जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? ठीक है, यानी इको किसके कारण उत्पन्न होता है? अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण या फिर नन ऑफ दिस। तो प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक है कि जो हमारी ध्वनि तरंग है वो किसी किसी मीडियम पे जाके टकराए, तो वो क्या हो जाएगा? परावर्तन। डैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए मिनिमम जो डिस्टेंस मापी जाती है, ठीक है, वो कितनी मापी जाती है? वो होती है 17 मीटर की। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूनतम संभव ताप क्या है? -273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 डिग्री सेल्सियस। तो जो न्यूनतम संभव ताप होता है वो होता है क्या? वो होता है 0, वो होता है 0 केल्विन, या फिर इसे क्या कहते हैं? 200 - 273 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है वो ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा की पुष्टि करता है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण दर्पण से 60 डिग्री का कोण बनाती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा? ओके, एक समतल दर्पण है, जो किरण आपतित हो रही है वो दर्पण से कितना कोण बना रही है? 60 डिग्री का। ओके, मान लेते हैं ये वाली लाइन क्या है? अभिलंब है हमारा। ओके, ठीक, यानी ये वाला आपतन कोण कितना हो गया हमारा? 30 डिग्री का, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री था।
तो हमारा पूछ रहा है कि परिवर्तन कोण का मान, तो ये परिवर्तन कोण हो गया। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, यानी परिवर्तन कोण हमारा कितने का होगा, परावर्तन कोण वो होगा 30 डिग्री का। डैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 30 डिग्री। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, जे थॉमसन ने, चैडविक ने, एंडरसन ने। तो जो पॉजिट्रॉन की खोज की थी वो की थी एंडरसन ने। ओके, थॉमसन ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, और चैडविक ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कार्बन डेटिंग के निर्धारण में कार्बन का कौन से समस्थानिक प्रयोग होता है? ऑप्शन है केवल 6C14, केवल 6C13, केवल 6C12, या फिर 6C12 व 6C14। तो जो कार्बन डेटिंग में यूज़ होता है समस्थानिक, वो होता है क्या? 6C14। दैट मीन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता मापी जाती है। रेडियोधर्मिता किस मापक से मापी जाती है? ऑप्शन है गीगर मूलर काउंटर, पोलरीमीटर, कैलोरीमीटर, बैरोमीटर। तो जो रेडियोधर्मिता होती है वो मापी जाती है गीगर मूलर काउंटर से। डैट मीन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश में इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु या अणु या आयन होते हैं। ओके, ऑप्शन क्या है? सम न्यूट्रॉनिक, आइसोटोप, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, या फिर बैलेंस आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु या आयन या फिर अणु होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अल्फा बीटा गामा के वेधन शक्तियों का अवरोही क्रम में सजाइए। ठीक, तो अवरोही क्रम सबसे ज़्यादा किसका तो अवरोही क्रम में कैसे सजाएंगे? यानी अवरोही क्रम का मतलब है कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा रहेगा, फिर उसके बाद उससे कम, फिर उसके बाद उससे कम। ठीक है, यानी घटते हुए क्रम में। ठीक है, घटते हुए क्रम में। तो जो वेधन शक्ति होती है सबसे ज़्यादा होती है किसकी? गामा की, फिर किसकी होती है? बीटा की, फिर होती है अल्फा की। दैट मीन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध आयुकाल 70 दिन का है। उसी पदार्थ के 1 ग्राम कितने दिन में 0.25 ग्राम रह जाएगा? अब देखो, अर्ध आयुकाल का मतलब क्या है कि अगर मेरा 1 ग्राम का मेरा जो पदार्थ है वो अगले 70 दिन में कितना रह जाएगा? इसका आधा रह जाएगा, यानी 0.5 ग्राम रह जाएगा। ठीक है, और अगले 70 दिन में कितना रह जाएगा? ये रह जाएगा मेरा 0.25 ग्राम, यानी इस वाले का आधा। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा था? कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा? तो 0.25 ग्राम कितने? 70 कितना हो गया मेरा? 140 दिन। डैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया, किसके द्वारा किया गया? एडवर्ड टेलर के द्वारा, बर्नर बॉन ब्राउन के द्वारा, जे रॉबर्ट ओपनहीमर के द्वारा, या फिर सैमुअल कोहेन के द्वारा। तो जो हाइड्रोजन बॉम्ब विकसित किया था वो किया था एडवर्ड टेलर ने। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की अभिक्रिया सबसे खतरनाक रेडिएशन उत्पन्न करती है? संलयन, विखंडन, रासायनिक अभिक्रिया, या फिर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो जो विखंडन अभिक्रिया होती है वो सबसे खतरनाक रेडिएशन उत्पन्न करती है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पपीते में पीले रंग का कारण है? ऑप्शन है पैपेन, लाइकोपीन, कैरिकाजैंथीन, कैरोटीन।
तो जो पीला रंग होता है पपीते में वो होता है कैरिका ज़ैंथिन के कारण। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। निम्न रेशों में से कौन पौधों के तने का उत्पाद नहीं है? ऑप्शन है सन, पटसन, जूट और कपास। तो जो कपास है वो पौधे के तने का उत्पाद नहीं है, बाकी सारे जो जो ऑप्शन है वो सारे पौधे के तने का उत्पाद है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पौधों को शिथिल होने की किसकी वजह से होता है? ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, अवशोषण, श्वसन। तो जो पौधों में शिथिलता होती है उसका कारण होता है वाष्पोत्सर्जन। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अफीम पोस्ता पौधों के किस भाग से पाया जाता है? जो अफीम है वो पोस्ता पौधों के अधपके फल से पाया जाता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अफीम न तो फूल से पाया जाता है, न ही पत्ते से, और न तो उसके जड़ से यानी मूल से। वो पाया जाता है अधपके फल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है लखनऊ, दार्जिलिंग, कोलकाता, उटकमंड। तो जो भारतीय वनस्पतिक सर्वे है उसका मुख्यालय जो है वो है कलकत्ता में। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये जो क्वेश्चन मैं आपके लिए ले के आया था ये बहुत अच्छे एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। इन्हें सॉल्व करें आप और मुझे बताएं कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।